ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटी फर्स्ट ईयर के लिए, उसका जो है हम लोग पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए आपको यूट्यूब में सिंपली जाना पड़ेगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जो है आपको फिटर थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोज आपको इकट्ठे मिल जाएगी। वहां पर जाके आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट से मिलेगा www.globalit.org। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं आपको कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और वहां पे क्या सर्च करना है, गूगल में सर्च करेंगे आप ग्लोबल ITI। जैसे ही सर्च करेंगे पहली ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी ग्लोबल ITI 100% फ्री स्टडी एग्जाम फॉर ITI स्टूडेंट। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नया टैब इस टाइप से ओपन होगा। इसमें सारे ऑप्शन जो होम हमारे बारे में नई अपडेट ITI कोर्स नॉर्मली फोन में नहीं दिखाई देंगे। वो कैसे आपको दिखेगा, तो उसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ITI कोर्स के सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। ITI कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन। अगर आपको फिटर थ्योरी के अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस देखना हो और उनका PDF डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक करके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस सेम वही रहेगा जो मैं आपको फिटर थ्योरी के लिए बता रहा हूँ। फिटर थ्योरी पे आप क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्लाइड करके जाना है, 2 ऑप्शन मिलेगा, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फिर नया टैब आपके सामने आ जाएगा। आप नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस NSQ ऑफ लेवल 4। यहाँ पे सिलेबस भी है। सिलेबस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आज का जो है आपका सिलेबस कितना है और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, बाकी आपको नीचे PDF वगैरह भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से सारी चीजें आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आज अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वॉइस का नाम क्या। फिगर में उन्होंने एक वॉइस दिखा रखी है और उसका नाम पूछ रखा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरली आप ऐसे देखोगे सोचोगे अरे अरे तो बेंच वाइस है, और फटाक दे आपको ऑप्शन भी दूसरे नंबर पे ही पहले मिल भी जाएगा बेंच वाइस, और लोग जल्दी से टिक करते हैं और खुश होकर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से पहचानिए वॉइस कौन सी है। तो ये देख रहे हैं नॉर्मल वॉइस बेंच वाइस जैसी ही तो दिख रही है। देखिए एक चीज है यहाँ पे देख रहे हैं ना, नीचे एक लीवर बना दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक लीवर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे निशान बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा होगा यहाँ पे एक लीवर जैसा दिख रहा है, जबकि बेंच चॉइस में ऐसा नहीं होता है। बेंच चॉइस का भी फिगर मैंने यहाँ पे ले रखा, देखिए बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई लीवर वगैरह नीचे कुछ नहीं है, जबकि इसमें देखते हैं स्प्रिंग टाइप का है और यहाँ एक अलग से जैसे पतला सा पिन जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इसका मतलब यह बेंच वाइस नहीं है। कौन सी वाइस है, यह आपका क्विक रिलीजिंग वाइस। कौन सी वाइस है, क्विक रिलीजिंग वाइस, क्योंकि ये जो लीवर लगा होता है ना, ये क्विक रिलीज लीवर ही होता है। क्विक रिलीज का मतलब जल्दी से छोड़ देना, क्विक मतलब जल्दी से। तो जैसे हमारी नॉर्मल बेंच वाइस होती है, किसी जॉब को पकड़ना है तो इसके जबड़े की दूरी कम करने के लिए हम पूरा हैंडल धीरे धीरे घुमाएंगे तब जाकर के वहां पहुंचेगा। फिर लूज करने के लिए फिर धीरे धीरे पूरा खोलेंगे तब ये पीछे आएगा। कोई बड़े साइज के जॉब लगाना तो पहले धीरे धीरे हैंडल घुमाते रहिए, जब उसका जबड़ा खुलेगा तब उसमें आप जॉब को लगा पाएंगे। तो टाइम लगता है, तो उसी टाइम को बचाने के लिए क्विक रिलीजिंग वाइस थी। इसमें क्या था, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था और उसमें जो हमारा नट यूज किया गया था अंदर ना, यह भी नट के अंदर घूमता है तो वह सॉलिड नट होता है, पूरा उसके अंदर घूमता है। लेकिन इसमें जो नट था उसको हाफ नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ नट। हाफ नट का मतलब जो वो नट है जिसके अंदर ये स्पिंडल घूम रहा है वो हाफ नट है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में बटा हुआ, उन दोनों को जोड़ने के लिए यह क्विक रिलीजिंग लीवर लगा हुआ है। या लीवर लगा रहता है वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब भी हमें इसको घुमाएंगे स्पिंडल तो आराम से उसमें टाइट होता जाएगा। बट मान लीजिए आपको तुरंत वाइस को खोलना है तो आप क्या करोगे, इस लीवर को दबाओगे तो जो हाफ नट है वो 2 भागों में खुल जाएगा। हाफ नट क्या होगा, दोनों अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो यह जो स्पिंडल है किसी थ्रेड पे रहेगा नहीं, आप सीधे खींचोगे इसका जबड़ा पूरा खुल जाएगा आराम से सीधे बाहर है। तो सीधे खींच करके, आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे खींच करके इसे खोल सकते हो, सीधे धक्का दे करके उसके प्रेशर दे सकते हो। फिर जब वो जॉब के नजदीक पहुंच जाए फिर लीवर दबा देते हैं, दोनों हाफ नट जुड़ जाते हैं, फिर इसको घुमा करके इसकी मदद से टाइट कर देते हैं। तो ये क्विक रिलीज लीवर का काम होता है, दबाते ही वो अलग हो जाता है, दोनों हाफ नट अलग खुल जाते हैं और इसको हम आसानी से खींच करके बाहर कर सकते हैं, तुरंत मतलब खोल सकते हैं फिर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। और जो हाफ नट होता है इसमें थ्रेड क्या कटा होता है, तो इसमें जो थ्रेड होती है वो होती है बट्रेस थ्रेड। कौन सी थ्रेड होती है, बट्रेस थ्रेड कटी होती है। जबकि जो नॉर्मल हमारी बेंच वाइस होती है इस पे हमारा स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। कौन सा थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, इसमें बट्रेस थ्रेड कटी होती है जबकि इसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। चलिए, तो ये कौन सी वाइस हो गई, क्विक रिलीजिंग वाइस हो गई, क्लियर हो गया। हैंड वाइस कौन सा है, तो यहाँ जो आपको फिगर में दिख रहा है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हैंड वाइस है।
हैंड वाइस आपको दिख रहा है, इसको हाथ में पकड़ कर यूज करते हैं। इसमें विंग नट लगा होता है, इसका साइज जो होता है यहाँ रिवीट के मध्य से जॉ तक की जो सीधी दूरी होती है यही इसका साइज होता है। जबकि बेंच वाइस की बात करें तो बेंच वाइस जो साइज लिया जाता है उसकी जॉ की चौड़ाई लिया जाता है कि ये जॉ कितना चौड़ा है, जो जॉ की चौड़ाई होगा वही बेंच वाइस का क्या होगा, साइज होगा। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है, हैंडल स्पिंडल वजन इससे कोई मतलब नहीं है, बेंच वाइस की जो जॉ की चौड़ाई होता है उसी से उसका साइज लिया जाता है। जबकि हैंड वाइस में इसकी रिवीट के मध्य से दूरी तक, सॉरी इसके रिवीट के मध्य से इसके जा तक की जो सीधी दूरी होती है यह हैंड वाइस की साइज होती है। तो इनका साइज हमें पहचानने का अलग तरीका है। बाकी इसमें जो होते हैं आपके विंग नट लगे होते हैं जिसकी मदद से टाइट लूज किया जाता है, और इसका यूज हम जो है रिवीट या कील वगैरह पकड़ने के लिए, मतलब हल्की चीजें पकड़ने के लिए ना, इसको हाथ में यूज किया जाता है, इसलिए इसको हैंड वाइस कहते हैं। ठीक है, रिवीट इसमें पकड़ सकते हो आप, कील पकड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे ड्रिल मशीन पे कोई जॉब ड्रिल कर रहे हो तो पतली चद्दर टाइप का है, तो अगर आप हाथ से पकड़कर ड्रिल करना चाहोगे तो वो क्या होगा, ड्रिल जब चलेगा तो चद्दर थोड़ी भी घूमेगी तो आपका हाथ कट सकता है। तो उस पतली चद्दर को भी हम इसमें पकड़ करके फिर आसानी से ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्रिल वाइस में पतली चद्दर को पकड़ोगे तो वाइस जब जबड़े उसको दबाएंगे तो प्लेट क्या होगी, मुड़ जाएगी। इसीलिए हम उसको इस हैंड वाइस में पकड़ करके इससे आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये हैंड वाइस का आपका काम होता है। ठीक है, बेंच वाइस आपको यह फिगर में दिख रहा है, यही हमारा क्या है, बेंच वाइस। ठीक है, तो बेंच वाइस और क्विक लीजिंग वाइस में क्लियर हुआ होगा। बेंच वाइस का मैंने आपको बता दिया कि इसका जो साइज होता है उसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। जनरली ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग, जैसे आपका मूवेबल जॉ हो गया, फिक्स जॉ हो गया, ठीक है, या जो हैंडल स्पिंडल हो गया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी एक और वाइस आपके सामने बची टूल मेकर्स वाइस, जो यह वाइस आपको दिख रही है ये टूल मेकर्स वाइस है। यह साइज में छोटी होती है, यह वाइस कैसी होती है, साइज में छोटी होती है। यह छोटी जॉबों को पकड़ने के लिए भी, भाई साइज में छोटा है तो छोटा जॉब पकड़ेगा। तो जैसे छोटे जो जॉब होते हैं जिन पे फाइलिंग वगैरह करना हो या छोटे मोटे काम करने हो तो उसके लिए हम लोग इस टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं। और एक चीज और इसमें देखने वाली चीज होती है कि इसमें जबड़े पे कोई भी निशान नहीं होता। जैसे इनके देखिए जबड़े पे क्या है, आपका नर्लिंग किया गया जिससे कि ग्रिप मजबूत हो, तो जब जॉब को पकड़ेंगे तो इस जॉ का जो निशान है वो जॉब के ऊपर आ जाता है। इसमें भी देखिए नर्लिंग किया गया, ठीक है, इसमें भी रहेगा। लेकिन जो आपका यह है आपका टूल मेकर वाइस, इसके जबड़े देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो इससे क्या होता है कि फिनिश जॉब को भी पकड़ा जाता है इस पे आसानी से, और इसके जबड़े के निशान उस जॉब पर नहीं आते। ये टूल मेकर वाइस होता है। और एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, पैरेलल ब्लॉक। पीछे के क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों से, क्या पैरेलल ब्लॉक के बारे में बताया था कि जो पैरेलल ब्लॉक होता है वो दो टाइप का था, एक एडजस्ट वाला था, एक सॉलिड पैरेलल ब्लॉक था जो कि साइज चेंज नहीं हो सकता था, और एक एडजस्टेबल था, एडजस्टेबल में साइज को कम ज्यादा किया जा सकता था। तो यहाँ देख रहे हैं ना, मैंने बताया था कि जो ड्रिल, जब किसी भी जॉब में ड्रिल करना हो तो ड्रिल वाइस से पकड़ते समय जॉब के नीचे दोनों टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जॉब की एक निश्चित ऊंचाई पर जॉब बना रहे, और दोनों साइड जो हमारे पैरेलल ब्लॉक होते हैं मतलब दो टुकड़ों में पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने बताया था आपको कि दो टुकड़ों में पाए जाते हैं। इधर बना देता हूं मैं, पेयर में पाया जाता है। मैंने बताया था कि एक ये हो गया तो एक और रहेगा आपका, ठीक है, दोनों कैसे रहेंगे, पेयर में रहेंगे, और दोनों सेम साइज के रहेंगे। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, ध्यान से ना, इस फिगर को मैं थोड़ा, ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, इस फिगर को मैं थोड़ा सा पैरेलल ब्लॉक का आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा फिगर बड़ा करूंगा तो शायद क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए जॉब पकड़ा गया और इसके नीचे देखिए इधर भी एक ब्लॉक लगाया गया और इधर भी एक ब्लॉक लगाया गया, जिससे कि जॉब बिल्कुल पैरेलल और सीधा रहे और इन्हें उचित ऊंचाई मिल सके। देख रहे हैं दोनों साइड, यही हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है और यही इसका काम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व कर रखा है पर वहां फिगर नहीं दिखाया था मैंने, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया ताकि आपको चीज क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन ये फाइल दे रखा है और इसके पार्ट का नाम पूछ रहा है, इसको क्या कहते हैं। तो फाइल के पार्ट भी मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि किसको क्या बोला जाता है। जो आगे वाला हिस्सा होता है यह वाला, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं, टिप या फिर पॉइंट बोला जाता है। इसको जो होता है हम लोग फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, कभी कभी साइड भी बोलते हैं। ये जो साइड वाला हिस्सा है जिसको इसने पूछ रखा है, इसी को पूछा भी है, इसको एज बोला जाता है। लेकिन इस पे देखिए कोई भी दाता नहीं कटा हुआ है, और आपको मालूम है हैंड फाइल में ऐसा होता है कि उसके एक साइड एज पर दांते कटे होते हैं और दूसरी साइड बिना दांतों के होता है। उस हैंड फाइल का जो दूसरा साइज होता है जो बिना दांतों के होता है उसको क्या बोलते हैं, सेफ एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज कहिए या फिर सेफ एज कहिए, सुरक्षित एज होती है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है,
ये चीज हो गया। यहाँ पे ये जो खाली स्थान है तो हमें मालूम है कि जो फाइल का फेस होता है, फेस पर जो दांतें काटे जाते हैं, तो कुछ स्थान जैसे कि यह वाला स्थान, कुछ स्थान बिना दांतों के बच जाता है प्लेन बिल्कुल, उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। ठीक है, यह वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग टैंक बोलते हैं, टैंक। यह जो हिस्सा है यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है शोल्डर। क्या कहलाता है, शोल्डर। देख रहे हैं ना, जैसे मनुष्य का कंधा हमारी गर्दन से देखिए और बॉडी, तो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है ना टेपर टाइप में, इसी को तो कंधा बोला जाता है। तो ऐसे इसमें भी है, इसका भी यह कंधा है, बिल्कुल आसानी से देखो, शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा। उसके बाद ये हमारा हैंडल हो गया, हैंडल। और यह वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, फेरुल बोलते हैं, फेरुल। फेरुल का काम क्या होता है, यह एक मेटल का छल्ला होता है, गोल छल्ला होता है, जिसका यूज किया जाता है कि जब हम इस टैंक को इस लकड़ी के हैंडल के अंदर डालेंगे तो उसके आगे फटने का डर रहता है, तो वो फटे नहीं, इसके लिए यह क्या होता है, एक मेटल का छल्ला यूज किया जाता है, उसके आगे चढ़ा दिया जाता है, जिससे वो हैंडल को फटने से रोकता है, और इस छल्ले को ये लोग फेरुल बोलते हैं। तो ये पार्ट के नाम हो गए। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा वाला, ये वाला पूछा था, इसको एज या सेफ एज कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हील कौन सा हिस्सा, ये वाला है। टिप कौन सा, ये वाला है। टैंक कौन सा, ये वाला है। सारे पार्ट हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए फिगर एक दिखाया गया और ऐसे दिखा रखा फिगर, पूछ रहा कि कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए इस टाइप से हम जॉब पे रखते हैं, ठीक है। यह है क्या हमारे पास, यह जो दिखाया गया यह हमारे पास है ट्राई स्क्वायर। क्या है, ट्राई स्क्वायर। कभी कभी इसकी शुद्धता भी पूछ लेता है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसका जो एक्यूरेसी होता है 0.002 mm प्रति 10 mm होता है, ठीक। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसका ये होता है। तो यहाँ पे ट्राई स्क्वायर हो गया। ट्राई स्क्वायर की मदद से यहाँ पे जॉब पे लगाया गया है, और फिर क्या करते हैं, ऐसे जॉब को फिर रोशनी की दिशा में करते हैं, किधर, जिधर से रोशनी आ रही है। अगर जो हमारा जॉब है और जो ट्राई स्क्वायर हमारा रखा गया, अगर इनके बीच से हमें रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब हमारा जॉब समतल है। तो ऐसे हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह लगा के चेक करेंगे, यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा आगे लगा करके चेक करेंगे। अगर हर जगह हम रखते हैं और कहीं पर भी हमें आर पार रोशनी दिखाई नहीं देती है, अगर भाई आर पार रोशनी नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, इसका जो सरफेस है और इस जॉब का जो सरफेस है दोनों अच्छे से मैच करके हैं। मैच करने का मतलब दोनों बिल्कुल समतल है, तभी तो इसका मतलब जॉब समतल है। तो इस तरह से हम जॉब की समतलता को चेक करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, समतलता की जांच करना ट्राई स्क्वायर की मदद से, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का यही काम है, समतलता की जांच कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं 90 डिग्री पे, और किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं कि वो स्क्वायर है या नहीं, वर्ग है या नहीं। तो वही चीज है 90 डिग्री पर रेखांकन करना, मतलब वही मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री। तो यह कैसे होगा, तो यह वाला देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यह जो फिगर है ये वाले ऑप्शन का है। यहाँ देखिए ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक वाला हिस्सा है, ब्लेड हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक वाले को जॉब की हमने यहाँ पे भुजा से लगा लिया, और यह बिल्कुल इससे सीधा, तो अब 90 डिग्री पे हो गया ना, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री पे हो गया। अब यहाँ स्क्राइबर की मदद से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्क्राइबर दिखाया भी गया कि स्क्राइबर से लाइन खींची जा रही है, कितने पे, ऐसे और ऐसे 90 डिग्री पे। तो वही हो गया 90 डिग्री पर लाइन खींचना, अंकन रेखा करना। तो जब वो फिगर होता तब ये वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। समतलता की जांच करना, तो ये देखिए यहाँ पे समतलता चेक किया जा रहा है। स्क्वायरनेस की जांच करना, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो फिगर है ये स्क्वायरनेस की जांच किया जा रहा है ना। देखिए ये जॉब है हमारा, तो एक हिस्सा हमने क्या किया, जो जॉब की दोनों संलग्न भुजाएं हैं, तो स्टॉक वाला हिस्सा हमने यहाँ लगा लिया, ब्लेड वाला यहाँ। अगर दोनों, अब इसमें भी वही काम है, दोनों को लगाने के बाद हम रोशनी की दिशा में करेंगे और देखेंगे अगर रोशनी इधर से भी नहीं आ रही हो और इधर से, दोनों हिस्सा से नहीं आनी चाहिए, किसी भी एक साइड से अगर रोशनी आएगी इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, टेपर है। अगर दोनों साइड से अगर रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब कि यह दोनों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो इस तरह से हम स्क्वायरनेस को, वर्ग को चेक करते हैं, तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वो फिगर होता तब यह ऑप्शन सही होता। सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना, जब हम बेंच वाइज में जॉब को पकड़ते हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री पे पकड़ने के लिए भी हम इसका ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ट्राई स्क्वायर की ब्लेड है और स्टॉक है, देखिए ये जो बेंच वाइज है, बेंच वाइज के सरफेस पे इसको टकरा के रख दिया गया है। और जब भाई यहाँ पे रखेंगे, देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा है इससे टकरा दिया है, तो फिर ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो गया। फिर इसको जॉब में चिपकाएंगे, तो जॉब और वही कहानी रहेगी कि जो इसका ब्लेड हो गया और जॉब हो गया, इसके बीच में रोशनी नहीं दिखना चाहिए, गैप नहीं दिखना चाहिए। गैप दिखेगा तो ये देखिए मैलेट है, लकड़ी का हथौड़ा है, इससे ठोक करके जॉब को साइड में उस सिद्ध में उसको ले आएंगे और फिर इसको टाइट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जॉब को समकोण पे सेट कर रहे हैं। तो सही कोण पर कार्यखंड को सेट करने के लिए भी हम इस तरह से यूज करते हैं, तब ये ऑप्शन डी सही होता अगर फिगर ये वाला होता। तो देखिए जो जो ऑप्शन था मैंने सारे के फिगर दिखा दिए कि कब कौन सा फिगर होता, तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है।
देखिए ये क्वेश्चन तो आपको तुरंत करना चाहिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को देखते ही ये क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा और चारों ऑप्शन को मैंने डिटेल में बताया था। शायद क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ और रहा हो, लेकिन मैंने चारों के बारे में बताया था। इसीलिए हम लोग चारों ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं ना, कि अगर क्वेश्चन चेंज भी हो तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए तो सॉल्व कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग पहले की वीडियो पूरा देखे होंगे कि अच्छे से, वो तुरंत बता देंगे क्या होगा। और कितने लोगों को तुरंत आ गया था, ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे देखते ही आंसर याद आ गया था, या फिर नहीं आया था तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाइट वॉश की, ठीक है। तो कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पे लगाया जाता है? रफ फोर्जिंग के और कास्टिंग पे जो हमारी मार्किंग मीडिया यूज किया जाता है, व्हाइट वॉश वाला ही यूज किया जाता है। मैंने पहले बताया भी था कि जो व्हाइट वॉश होता है वो रफ कार्यों के लिए, रफ कोई फोर्जिंग की गई जॉब हो या कहीं रफ खुरदरी सतह वाली जॉब हो, तो उस पर जो है हम लोग व्हाइट वॉश यूज करते हैं। व्हाइट वॉश कैसे बनता है? तो मैंने बताया भी था कि चाक और पानी को मिलाकर, चाक और पानी को मिलाकर के व्हाइट वॉश बनाया जा सकता है। भाई चाक को पानी मिला देंगे, आपके दूधिया जैसे व्हाइट बन जाएगा, उसको फिर लेप लगा करके उस पर मार्किंग कीजिए। किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, भाई मेटल पे आप डायरेक्ट स्क्राइबर से खींचोगे तो निशान दिखेगा, भाई मेटल खींचोगे निशान ही नहीं दिखेगा, तो उस पर हम लोग वही चाक और पानी का घोल, जनरली वर्कशॉप में यही होता है, चाक पानी का घोल बना करके उस पर लगा देते हैं, फिर सुखा देते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसको मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग हमें साफ साफ दिखाई देती है, इसीलिए उसको मार्किंग मीडिया बोलते हैं। मार्किंग मीडिया मतलब, मीडिया का मतलब माध्यम, मार्किंग मतलब मार्किंग, मतलब जो मार्किंग को हमें स्पष्ट दिखाए वो कौन सा माध्यम है, तो ये चाक वही काम करता है, वो माध्यम होता है मार्किंग को स्पष्ट दिखाने का, जिससे कि हमें मार्किंग स्पष्ट दिखाई दे। तो चाक पानी से मिला सकते हैं, लेकिन चाक पानी मिलाने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जॉब वगैरह पे जंग लग सकता है, तो इसलिए हम कभी कभी चाक प्लस मिथाइल स्पिरिट भी मिलाते हैं, मिथाइल स्पिरिट। स्प्राइट तो पीने वाला हो जाएगा ना, स्पिरिट, मिथाइल स्पिरिट। और एक और तरीका है सफेद शीशे का चूड़, सफेद शीशे का चूड़ प्लस तारपीन का तेल, प्लस तारपीन का तेल। तो ये सब माध्यम है जिनकी मदद से हम लोग व्हाइट वॉश को बना सकते हैं, और इसका यूज फोर्जिंग या खुरदुरी सतह वाली जॉब पर किया जाता है, रफ वाली जॉब पर, ठीक है। पर्शियन ब्लू, तो पर्शियन ब्लू हमने बताया था फिनिश सतहों पर यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? फिनिश सतहों पर, फिनिश वाले पे यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, इससे जो मार्किंग हमें दिखती है वो स्पष्ट मार्किंग, बहुत ही अच्छी साफ सुथरी बनती है, स्पष्ट साफ सुथरी मार्किंग दिखाई देती है, साफ सुथरी मार्किंग, ठीक है। लेकिन इसकी एक कमी है। कमी क्या है? कमी यह है कि यह देर से सूखता है। क्या होता है? देर से सूखता है, देर से सूखता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है, ठीक है, कि कौन सा मार्किंग मीडिया देर से सूखता है, पर्शियन ब्लू, या फिर ये पूछ लेगा कि पर्शियन ब्लू का हम यूज क्यों नहीं करते हैं, जल्दी पर्शियन ब्लू का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो उसका भी यही रीजन है, क्योंकि यह सूखने में टाइम लगाता है, सूखने में देर होती है, ठीक है। फिर आएगा कॉपर सल्फेट, इससे भी क्वेश्चन आता है। कॉपर सल्फेट वाले में क्या पूछेगा, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो देखिए यही वो है कॉपर सल्फेट जो कि जहरीला होता है, जहरीला होता है, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। क्यों जहरीला होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को जो हम लोग मिलाते हैं, इसकी अभिक्रिया तेज करने के लिए इसमें मिला दिया जाता है। पानी में मिलाने के बाद इसमें नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिला दी जाती है। पानी मिलाने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिला दी जाती है। अब देखिए नाम से लग रहा है नाइट्रिक एसिड, एसिड का मतलब क्या, एसिड का मतलब तेजाब खतरा, भाई एसिड मतलब तेजाब खतरा, मतलब कि यह जहरीला हो गया। तो कॉपर सल्फेट हमारा जहरीला, कई बार पूछता है कि कौन सा जहरीला मार्किंग मीडिया, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इसमें नाइट्रिक एसिड को मिलाकर के इसको तैयार किया जाता है। सेलुलोज लेकर, सेलुलोज लेकर क्या है हमारा, देखिए ये बहुत है, ये जल्दी सूखता है। अगर जल्दी सूखने की बात करें, ये सेलुलोज लेकर होता है, जो कि क्या होता है, जल्दी सूखता है, और यह व्यापारिक रूप से हमारा मिलता भी है मार्केट में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सेलुलोज लेकर है जो कि व्यापारिक रूप से मार्केट में मिल जाता है और यह जल्दी सूख भी जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि यहाँ पे डिवाइडर रहेगा ना, डिवाइडर पुनः, ठीक है। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई डिवाइडर था, डिवाइडर जानते हैं ना, डिवाइडर के दोनों साइड ऐसे होता है ना, ये हमारा क्या हो गया,
डिवाइडर हो गया, और डिवाइडर के दोनों साइड हमारी क्या हो गई, नोक हो गई, इधर भी और इधर भी। तो जो डिवाइडर के दोनों साइड की जो नोक होती है, अगर नोक हमारा क्या हो, खराब हो जाए तो इसको दोबारा से हम लोग फिनिश करेंगे ताकि फिर से यूज कर पाए, नुकीला करें। तो वही कह रहा है कि अगर पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर पॉइंट, अगर हम डिवाइडर पॉइंट को पुनः तेज करके फिर से हमने उसको ग्राइंडर पे घिस करके उसको तेज किया, तो उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु को फिनिश करने के लिए, कि जब ग्राइंडर पे घिस करके हमने उसको तेज कर लिया तो उसको आखिरी फिनिशिंग देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फाइल। देखिए फाइल का तो यूज किया ना, कोई चीज फिनिश कर दी जाए और उसको दोबारा से अच्छी फिनिशिंग देने के लिए फाइल का यूज नहीं किया जाता। फाइल तो नॉर्मल कटिंग के लिए, ये वाला जो ऑप्शन है फाइल का है, स्क्रैपर हमारा ये वाला है, ठीक है। ये हमारे सामने ग्राइंडर है और ये हमारा क्या है, ऑयल स्टोन है। ग्राइंडर तो नॉर्मली हमारा जॉब आपको घिसना, जैसे चीजल हो गई, चीजल की भी एज, कटिंग एज खराब हो जाती है तो चीजल को क्या करते हैं, ग्राइंडर पर ले जाकर के उसकी कटिंग एज को सही करते हैं। लेकिन फाइनल फिनिशिंग वहां पे नहीं दिया जाता है, जो कि ये बात कर रहा है कि पॉइंट को मतलब पुनः तेज किया हुआ, पुनः तेज करने के लिए हम ग्राइंडर पर गए, लेकिन पुनः तेज करने के बाद मतलब ग्राइंडिंग करने के बाद अब उसको किस पे फिनिश किया जाता है, ये चीज ये पूछ रहा है। स्क्रैपर खुरचनी, तो देखिए स्क्रैपर का तो काम होता है कि कोई जॉब है, समतल जॉब है, उसके बीच में कहीं उभरा हुआ पॉइंट है तो उसको स्क्रैपर की मदद से खुरच करके उस जॉब को समतल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यह भी नहीं होगा, क्या होगा आपका ऑयल स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। आपको ऐसा भी याद रख सकता है कि आप घरों में जनरली नॉर्मल देखे होंगे, हालांकि आपके समय में उतना नहीं देखने को मिलता होगा, तो पहले हम लोग देखते थे कि घर पे हंसिया वगैरह होता था ना, हंसिया वगैरह जब लोग कहीं पे खेत में कुछ काटने के लिए जाते थे, पहले उसको पत्थर पे रगड़ते थे, पहले उसको क्या करते थे, पत्थर पे रगड़ करके उसको धार को तेज करते थे, उसके बाद काटने के लिए जाते थे। तो यह भी क्या है, ऑयल स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर, यह भी एक तरह का पत्थर ही है, ऑयल स्टोन, ठीक है। तो जब किसी भी चीज, जैसे चीजल हो गई, चीजल को पहले ग्राइंडर कर लेंगे, ग्राइंडिंग पे उसकी ग्राइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। वही है तेज किया हुआ पॉइंट, मतलब पहले उसको यहाँ पे तेज किया जाएगा, उसकी ग्राइंडिंग किया जाएगा, ग्राइंडिंग होने के बाद उसको फाइनल फिनिश देने के लिए फिर ऑयल स्टोन पे रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, ऑयल स्टोन पे रगड़ा जाता है। तो वही काम इसके साथ भी होगा, डिवाइडर के पॉइंट के भी साथ, कि डिवाइडर के पॉइंट को पुनः तेज किया जाएगा, उस पे ग्राइंडर का सही कर लिया जाएगा, उसके बाद ऑयल स्टोन पे रगड़ करके उसको फिनिशिंग देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑयल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, सामने आपको जो दिख रहा है ये एक चादा ही है, जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की माप लेने के लिए। भाई नॉर्मल चादा है, बस इसमें एक यह अलग से लगा देता है ब्लेड टाइप का, जिससे कि माप लेने में किसी जॉब की आसानी रहती है। जैसे ये हिस्सा को हमने इस पे रख दिया, देखिए ये नीचे क्या है, नीचे आपका जॉब है, यह हमारा जॉब है, ऐसे देखिए टेपर है, ये जॉब है। अब इसके एंगल को चेक करना है, तो नॉर्मल भाई प्रोटेक्टर से एंगल चेक नहीं हो पाएगा ना, तो ये बेवल प्रोटेक्टर था, तो इसमें क्या है, एक ब्लेड लगा दी जाती है। तो अब देखिए इस ब्लेड को हम लोग नॉर्मल प्रोटेक्टर के सरफेस पे यहाँ रखेंगे और इस ब्लेड को टेपर वाली सरफेस पे टच करा देंगे। देखिए प्रोटेक्टर को हमने ऊपर रख दिया और इस ब्लेड को टेपर वाली सरफेस से ऐसे टच करा दिया, तो ये वाली जो ब्लेड जहां घूम करके जो एरो जहां पे निशान बनाएगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके माप को यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें उसकी माप पता चल जाएगी डायरेक्ट। तो 0 से 180 डिग्री तक के किसी भी कोण को आप चेक कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप मिनिमम 1 डिग्री की कोण को चेक कर सकता है। इसका क्या होगा, एक्यूरेसी होगी, जो नॉर्मल चांदा का होता है वही इसका भी होगा, ठीक है, प्रोटेक्टर। तो ऑप्शन यहाँ पूछा भी है कि बेवल डिटेक्टर का उपयोग क्या है, तो देखिए ऑप्शन सी सही है, कोण को मापना। भाई प्रोटेक्टर या चांदा कोण को मापने के लिए ही तो यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है दिखाई गई फाइल का नाम क्या है। इस फाइल को उसने दिखा रखा है और इसका नाम पूछ रखा है। जहां तक मुझे उम्मीद है शायद ये वाला भी क्वेश्चन पहले हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अब हो जाएगा, ध्यान तो नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। यह फाइल पूछ रखा है कि यह फाइल का जो फिगर दिख रहा है आपका, इसका नाम क्या है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जैसा कि हमारा काम है कि हम लोग सब डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला है रिफलर फाइल। रिफलर फाइल क्या है, तो देखिए इसका फिगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो ये फाइल दिखाई गई है ये आपके सामने रिफलर फाइल की है। और बैरेट फाइल, बैरेट फाइल हमारे पास ये वाली है। बैरेट फाइल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैंड फाइल, ठीक है। क्रॉसिंग फाइल, ये वाले जो फिगर है हमारा क्रॉसिंग फाइल का, क्रॉसिंग फाइल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फिश बैक फाइल। सॉरी, मछली के बैक की जैसा दिखता है हिस्सा, इसीलिए फिश बैक फाइल भी कह देते हैं, ठीक है। टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं।
ये सारी चीजें हम लोग दोनों नाम जानते रहेंगे, तो फिर कभी एग्जाम में अगर नाम वगैरह चेंज करेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। कई बार दूसरा नाम भी डायरेक्ट पूछ लेता है तो भी उस केस में भी दिक्कत नहीं आएगा। रेफलर फाइल जो आपके यहाँ सामने दिख रही है, यह है रेफलर फाइल। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है डाई सिंकिंग में, डाई सिंकिंग या फिर इनग्रेविंग में। इनग्रेविंग का मतलब होता है नक्काशी करना। नक्काशी का मतलब भाई जैसे आपके सोने चांदी के जो आभूषण बने होते हैं, आभूषणों पर डिजाइन किया जाता है ना। डिजाइन का मतलब नक्काशी करना, चित्र बनाना, डिजाइन करना। तो वही नक्काशी करना, इनग्रेविंग के लिए हम लोग रिफलर फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसका सिल्वर स्मिथी में भी होता है, सिल्वर स्मिथी। तो ये हो गया हमारा रिफलर फाइल का काम, इसको नोट कर लीजिएगा। टिंकर फाइल या ब्लॉक फाइल क्या होता था? यह फिगर आपको दिख रहा है ना, यही किसका है? टिंकर फाइल या ब्लॉक फाइल। ऑप्शन बी आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसे ब्लॉक फाइल या टिंकर फाइल कहते हैं। इसका यूज कहां होता है? तो इसका जो यूज होता है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग के लिए। आई बात समझ में? ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी टिंकरिंग करने के बाद उनकी फिनिशिंग के लिए टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। जो आप ऑटोमोबाइल मतलब समझ रहे हैं, जो बाइक वगैरह, जो कार वगैरह सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं। तो उनके पार्ट्स की टिंकरिंग करने के पश्चात उनकी फाइलिंग करने के लिए टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। इसमें जो फाइल होती है ना, ये देखिए फ्लैट होती है बिल्कुल। यह फाइल है आपकी, यह बिल्कुल फ्लैट है। इसमें दो होल बने होते हैं और इस पे दांते कटे होते हैं। लेकिन जो यह दाता कटा होता है एक ही साइड कटा होता है, इसके पीछे की साइड दाता नहीं कटा हुआ है। फ्लैट फाइल है, दो होल बने हुए हैं, इसमें एक ही साइड दाता कटा होता है, पीछे की साइड दाता नहीं कटा होता। क्यों नहीं कटा होता? क्योंकि उस पर हम लोग ये वाला हैंडल फिट करते हैं। जैसे आपका रंदा होता है ना, रंदा आपने देखा होगा जो लकड़ी वाले काम करते हैं, तो उसमें रंदा यूज करते हैं लकड़ी को घिसने के लिए। तो उसी टाइप से देखिए ये हैंडल है, तो इस रंदे के समान इसका हैंडल होता है। इस हैंडल को इस फाइल के पिछले साइड में यूज करते हैं कि भाई इधर दाता कटा है, पिछले साइड बिना दांतों का है, तो उस साइड में इस हैंडल को सेट कर लिया जाता है। फिर ये बड़ी सरफेस प्लेटों बड़ी फ्लैट सरफेस पे भी फाइलिंग करने के काम आ जाता है। कौन सा वाला? टिंकर फाइल वाला। बैरेट फाइल को हम लोग कैंट फाइल के नाम से जानते हैं। इसमें भी जो देखिए दो चीजें होती है। कैसा दिखता है? तो देखिए त्रिभुज के जैसा, मतलब जैसे ट्रायंगुलर फाइल दिखती है। फिगर में आपको दिख रहा होगा कैसे दिखता है? त्रिभुज के जैसा। इसके दो सरफेस हो गई, तो बड़ी वाली सरफेस, ये दोनों अलग साइज की होंगी और यह वाली अलग साइज की, सबसे बड़ी ये सरफेस होती है। तो सिर्फ बड़ी सरफेस पे दाता कटा होता है, जबकि ट्रायंगुलर फाइल में तीनों सरफेस एक समान होती हैं और उनका कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब 60 डिग्री से कम एंगल के कोण को नहीं घिस पाएंगे। उसके ऊपर 60 डिग्री से बड़े वाले कोई अगर हमारे पास एंगल के स्लॉट वगैरह हैं तो उसको घिस पाएगा वो। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बैरेट कैंट फाइल होता है, इसमें सिर्फ एक सरफेस पे दाता कटा होता है, वो भी जो सबसे बड़ा वाला सरफेस होता है, ठीक है। और इसका जो एंगल ये वाला होता है, या कितना होता है? 120 डिग्री होता है। बाकी ये दोनों जो होते हैं छोटे वाले, ये 30 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों 30 डिग्री के हो गए। इसका मतलब कि अगर 60 डिग्री से भी कोई कम स्लॉट का तिकोना चीज है जिसको हमें घिसना है, तब हम वहां पर उसका यूज कर सकते हैं बैरेट फाइल का। ट्रायंगुलर वाला जो था वो 60 डिग्री से नीचे नहीं कर सकते क्योंकि तीनों 60-60 का था। लेकिन इसमें दो 30-30 के, तो हम 60 डिग्री से कम वाले को भी इसकी मदद से घिस सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका क्रॉसिंग फाइल या फीडबैक फाइल। देखिए इसमें क्या होता है, तो यह जो होती है इसमें कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं होता है। इस फाइल में कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं होता है। इसकी दोनों सरफेस गोलाई में बनी, तो देखिए इधर भी गोलाई में, इधर में, और दोनों साइड हमारे दांते कटे होते हैं। लेकिन फर्क है कि दोनों जो गोलाई बनी हुई है ना, वो अलग अलग रेडियस के है। क्योंकि अगर दोनों गोलाई सेम रेडियस के होते तो वृत्ताकार फाइल बन जाती ना। अगर इधर भी सेम होता, इधर भी सेम होता, तो यह वृत्ताकार फाइल बन जाता। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फाइल है, तो इसमें क्या है कि दोनों जो सरफेस है हमारी अलग अलग गोलाई की बनी हुई है और अलग अलग रेडियस के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग फाइल कहते हैं। और इसका यूज कहां किया जाएगा? वक्राकार सतह को, कोई हमारी कर्व सरफेस है, वक्राकार सरफेस है, तो उनकी फाइलिंग करने के लिए इस क्रॉसिंग फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको आपको पहले क्वेश्चन को समझिए और इस चीज को सोचिए कि क्या रहा है, आप तुरंत आंसर बता लोगे। यह कह रहा है कि खोखली बेलनाकार जॉब होगा। तो पहले आप दिमाग में सेट कीजिए कि ऐसा क्या चीज है जो खोखला और बेलनाकार होता है। खोखला और बेलनाकार जॉब कैसा दिखेगा? तो अगर कोई चीज खोखला है और बेलनाकार है, बेलनाकार मतलब इस टाइप से, खोखला मतलब इस टाइप से, के अंदर होल बना हुआ हो, तो यह कैसा दिख रहा है?
पाइप के जैसा दिख रहा है। जो पाइप होती है वो खोखली होती है और बेलनाकार होती है। तो पाइप एक तरह से यार सीधे नहीं पूछा, अगर पूछ लेता पाइप को पकड़ने के लिए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। आप तुरंत सोचते पाइप को पकड़ना है, पाइप को इसमें पकड़ लेंगे। लेकिन इसने दिमाग क्या लगाया कि पाइप ना कर करके उसने उसकी प्रॉपर्टी को उतारा कि भाई वो खोखला है और बेलनाकार है। खोखला और बेलनाकार है मतलब क्या हुआ कि वह पाइप ही है। क्या है? पाइप ही है। और पाइप को पकड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? पाइप वाइस यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, या किसका फिगर है? पाइप वाइस का। और मैं आपको बता दूं ये सब फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, मैं फिगर बार बार लेता हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि आप क्वेश्चन देखोगे सामने फिगर देखोगे तो आपको बार बार दिखेगा तो स्ट्राइक करेगा और जैसे याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, फिगर में सबसे आसान है ये। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसका फिगर आपके दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन 99% चांस हो जाता है कि अब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए पाइप वाइस हो गया, और यह इस टाइप से होता है, इसमें ऊपर नीचे जबड़े, यहाँ पे हम लोग पाइप को पकड़ते हैं, ऐसे भी आकृति में इसके दो जबड़े होते हैं दोनों के। और ये जो कई बार अभी क्वेश्चन में पूछ लेता कि पाइप को कितने पॉइंट से पकड़ता है, तो 4 पॉइंट से पकड़ता है। पाइप को 4 पॉइंटों से पकड़ता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, पाइप वाइज होगा। पिन वाइज क्या है? तो ये वाला जो फिगर है आपका पिन वाइज का है। इसमें इधर हैंडल होता है, ये चक हो गया हमारा, इसमें जॉ लगा हुआ है। तो यह जो पिन वाइज से नाम है पिन वाइज, और काम भी वही है कि ये पतले जॉबों को पकड़ने के लिए, पतले मतलब तार के समान जो होते हैं, कोई पतली पिन हो या तार नुमा कोई महीन जॉब हो, घड़ी के पार्ट हो, उनको पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? पिन वाइज का, तार नुमा जॉब को पकड़ने के लिए। आई बात समझ में? तार नुमा जॉब मतलब तार टाइप का कोई जॉब हो, पिन हो या घड़ी के महीन पार्ट हो, उनको पकड़ने के लिए पिन वाइज का यूज किया जाएगा। ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, आप लोग पहचान रहे होंगे क्या है? हैंड वाइज है। और अभी हमने पीछे इसके बारे में बात भी किया था, इसलिए दोबारा बात नहीं करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज है। इसकी जो जॉ की लंबाई होती है, सॉरी जो जॉ की चौड़ाई होती है वो 40 से 44 mm जनरली रहता है। और इसका लंबाई मैंने बताया था रिवीट की मध्य से जा तक की सीधी दूरी होती है, और जनरली इसका जो लंबाई होता है 125 से 150 mm रहता है। काम क्या है? रिविट को, कील को पकड़ने के लिए, कोई पतली चादर को पकड़ के उसमें ड्रिल करने के लिए, इस टाइप का काम करने के लिए हैंड वाइज का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आगे बेंच वाइज। यह वाला जो फिगर है आपके सामने, ये किसका है? या बेंच वाइज का है। बेंच वाइज का मैंने बताया था, इसके साइज, इसके जॉ की, सॉरी इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाए? देखिए मैंने आपको बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पतली ट्यूब वाला अक्सर पूछता है, पतली ट्यूब वाला या फिर उधर मोटे सेक्शन वाला, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कास्ट आयरन, उसका वाला पूछ लेता है, या पतली ट्यूब वाला, ये दोनों ज्यादातर पूछता है। बाकी हमें याद सबका रखना है कि अगर कुछ और भी वो पलटी मारे, मतलब क्वेश्चन को वो चेंज करे, तो आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट फिर मैंने ले रखा है, इसको आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको याद करने का भी तरीका मैंने बताया था कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इतना हिस्सा काट करके इसको बार बार मोबाइल में जब भी टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एक बार देख लिया कीजिए। कहीं जर्नी में है, बस में है, ट्रेन में है, तो बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और यही याद करने का तरीका भी है। कोई भी टॉपिक आप जो भी पढ़ते हैं, जो चीजें नहीं याद होती है, कुछ होता है ना बार बार भूल जा रहा, तो उसका फोटो मोबाइल में खींच लो, रख लो, और जब भी टाइम मिले उसको देखते रहो, बिल्कुल याद होगा। सॉफ्ट मटेरियल, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील का स्टार्टिंग के लिए 8 mm। टूल स्टील हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील है। टूल स्टील मतलब हाई कार्बन स्टील, इसके लिए 1.4 mm वाली पिच यूज की जाती है। एंगल आयरन, कापर आयरन और आयरन पाइप के लिए 1 mm यूज किया जाता है। कंड्यूट पाइप और सीट मेटल और अन्य पतले ट्यूब के लिए 0.8 mm। और क्वेश्चन में क्या था? कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब, यही वाला पूछ रहा है, कितना होना चाहिए? 0.8 mm होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, सब चीजें नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाह का उपयोग किया जाता है? विभिन्न प्रोफाइल को, विभिन्न आकृति या विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर आपके सामने। यहाँ पे पहला है पावर शाह। पहले देखिए चारों शाह दे रखा है, चारों शाह के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तब क्वेश्चन आप सही कर पाओगे और याद भी रहेगा। एक तो है कि सीधे आप रट लो कि हाँ भाई इसका ये होता है, फिर वो भूल जाएगा। हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे, तब मजा भी आएगा कि भाई कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर शाह क्या है देखते हैं। जो आपको यह फिगर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर शाह बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकेटिंग शाह। रेसिप्रोकेटिंग शाह,
पावर सा या रेसिप्रोकेटिंग सा। रेसिप्रोकेटिंग सा क्यों कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग का मतलब आगे पीछे की गति। तो इसमें देख रहे हैं नॉर्मल जैसे सा होती है, जैसे आरी होती है, ब्लेड लगा हुआ है, लेकिन बस फर्क क्या कि पावर सा मतलब मोटर के द्वारा चलेगा। यह कैसे चलेगा? यहाँ पे देखिए मोटर लगा हुआ, मोटर के द्वारा चलेगा, उसकी ब्लेड आगे पीछे चलेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक ही स्ट्रोक में कटाई होगी। एक स्ट्रोक में कटाई का मतलब है जब ब्लेड फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगा होगा या बैकवर्ड स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक में आप लगाओगे, जनरली हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाते हैं, जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा, अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड लगाया तो जब वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा तो कटाई करेगा, लेकिन वापस आएगा तो कटाई नहीं करेगा। जो भी हमारी रेसिप्रोकेटिंग वाला मोशन वाला जो भी सा होता है, जो हम जनरली हेक्साग्राफ यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि दोनों साइड हमारा कटाई करता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड लगाते हैं तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब जाता है तो कटाई करता है, बैक आते हैं तो कटाई नहीं करता, फिर फॉरवर्ड में कटाई करेगा, फिर बैक आएगा तो कटाई नहीं करेगा। तो इसमें समय ज्यादा लगता है ना, क्योंकि एक स्ट्रोक बेकार चला जा रहा है। तो ये पावर सा जो होता है, जिसे रेसिप्रोकेटिंग सा के भी नाम से जानते हैं। रेसिप्रोकेटिंग सा इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे पीछे की गति करता है। तो इसमें होता है कि यह क्या होता है, आपका एक ही दिशा में कटाई करता है, मतलब एक ही स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक बेकार जाता है, एक स्ट्रोक में कटाई करेगा। आगे जाएगा तो कटाई करेगा, पीछे आएगा तो बेकार होगा, फिर जाएगा तो कटाई करेगा, फिर वापस आएगा तो बेकार होगा। तो एक ही स्ट्रोक में कटाई करता है। कहने का मतलब है उसमें लगातार कटाई नहीं होती है। जबकि दूसरा जो ऑप्शन है सर्कुलर था, ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको, यह है आपका किसका, सर्कुलर सा का। इसमें जो होता है हमारा, देखा है सर्कुलर सा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक वृत्ताकार प्लेट ले ली गई है हाई स्पीड स्टील की। इसमें ब्लेड नहीं है, इसमें ब्लेड था कटाई करने के लिए, इसमें ब्लेड की जगह क्या ले लिया गया है, एक वृत्ताकार प्लेट है जो कि किसकी है, हाई स्पीड स्टील की बनी हुई है, हाई स्पीड स्टील की बनी हुई। अब यह प्लेट लगातार घूमती है मोटर के द्वारा, और आप जब आपको लगाओगे तो कटाई होगी। तो इसमें देखिए प्लेट लगातार गोल गोल घूम रही है, जो आपको आप लगाओगे तो क्या होगा, लगातार कटाई होगी। इसमें क्या होगा, कंटिन्यू कटाई होगी, लगातार कटाई होगी, होगी ना, क्योंकि ब्लेड लगातार घूमेगा वृत्ताकार प्लेट, और आप आपको नीचे खिसकाते जाओगे, लगातार कटाई होती रहेगी। जबकि इसमें क्या था, एक ही स्ट्रोक में कटाई हो रही थी, मतलब इसमें लगातार कटाई नहीं हो रही थी, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। क्लियर? फिर है आपका कंटूर बैंड सॉ। क्या है आपका, कंटूर बैंड सॉ। ये वाला जो फिगर है आपके सामने, ये कंटूर बैंड सॉ का है। ठीक है, कंटूर बैंड सॉ के देखने से पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ थोड़ा देखेंगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा समझ में। जो ये फिगर है हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ का, ये वाला फिगर है आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। देखिए हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ को हम लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड वाला या फ्लेक्सिबल बैंड सॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फ्लेक्सिबल बैंड सॉ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है ना, जैसे उसमें क्या था, उसमें ब्लेड थी नॉर्मल, आगे पीछे कटाई करते, एक ही स्ट्रोक में कटाई हो रहा था ना, उसका यहाँ पे हमने वृत्ताकार प्लेट यूज किया। इस वाले में ब्लेड ही यूज करेंगे, प्लेट नहीं यूज करेंगे कोई, उसमें वृत्ताकार हाई स्पीड स्टील का प्लेट यूज किया जाएगा था। इसमें क्या है, इसमें ब्लेड ही यूज करेंगे, लेकिन ब्लेड को कैसे यूज करेंगे, तो एक घिरनी इधर लगी होती है और एक घिरनी इधर लगी होती है। ब्लेड को हम इस घिरनी पर चढ़ा देते हैं पट्टे की तरह, जैसे बेल्ट या पट्टा का चढ़ाया जाता है ना, वैसे ब्लेड को हम लोग इस घिरनी पर चढ़ा देते हैं और उसके दांते ऐसे नीचे को रहते हैं और ये कटाई करता है। तो क्या होता है, ये घिरनी घूमती है और ब्लेड लगातार इस पे ऐसे घूमता रहता है, इसमें फॉरवर्ड आगे पीछे नहीं होता है, लगातार ब्लेड ऐसे गोलाई में इस घिरनी के ऊपर घूमती रहती है और इसके नीचे जॉब पर लगातार कटाई होती है। कैसे कटाई होती है, लगातार कटाई होती है। इसमें भी कटाई लगातार होती है। सिर्फ उस वाले में जो था रेसिप्रोकेटिंग सा या पावर था, उसमें ही लगातार कटाई नहीं होती है, बाकी तीनों सॉ में लगातार कटाई होती है। ठीक है, अब इस गिरनी के ऊपर ब्लेड घूमता रहेगा और कटाई करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको, इस पर जो ब्लेड चढ़ा हुआ है फ्लेक्सिबल है, तभी तो उस पर चढ़ाया गया है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बैंड सा भी कह देते हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड सा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल बैंड सा बोल देते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल ब्लेड चढ़ा है इसलिए फ्लेक्सिबल बैंड सा भी बोल देते हैं। और इसमें भी लगातार आपकी कटाई होती है, इस टाइप से होता है। ठीक है, इसकी जो ब्लेड होती है थोड़ी चौड़ी होती है। लेकिन जो ये कंटूर बैंड सा है, जो सी वाला ऑप्शन है, जिसका फिगर यह था आपके सामने, कंटूर बैंड सा भी हॉरिजॉन्टल, इसीलिए मैंने पहले इसको बताया हॉरिजॉन्टल बैंड सा की तरह ही इसमें भी ब्लेड होता है। कंटूर सा में भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा में जैसे ब्लेड चढ़ा हुआ था लगातार कटाई हो रही थी, वैसे इसमें भी ब्लेड होता है, लगातार कटाई होती है। लेकिन फर्क क्या है कि जो कंटूर बैंड सा में जो ब्लेड होता है ना, वो इसकी अपेक्षा पतला होता है, इसीलिए इसको प्रोफाइल बैंड सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, विच मटेरियल, ठीक है, प्रोफाइल बैंड सा।
प्रोफाइल बेंड था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ब्लेड होगा, लेकिन ब्लेड क्या होगा, इसकी अपेक्षा पतला होगा। जो ब्लेड इसमें लगा होगा इसकी अपेक्षा कम मोटाई का और काफी पतला होता है। इसकी अपेक्षा जो ओरिजेंटल बैंड था है, इसकी अपेक्षा कंटूर बैंड था वाले में कम पतला और कम मोटाई का ब्लेड होता है। इससे क्या फायदा होता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है, और जो जॉब होती है हमें, जिस जॉब में हमें कटाई करना है ना, तो इस जॉब को देखिए यहाँ पे देखिए ब्लेड है, और इस जॉब में देखिए कटाई कर रहा है। जॉब में जैसे भी मान लीजिए ऐसे ऐसे कटाई करना है तो आप उस आकृति की भी कटाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेड हमारी फ्लेक्सिबल है और पतली है। तो जैसे जैसे हम जॉब को घुमाएंगे टेढ़ा मेढ़ा, तो किसी भी आकृति की कटाई की जा सकती है, किसी भी प्रोफाइल की कटाई की जा सकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कंटूर बैंड था, जिसे प्रोफाइल बैंड था भी कहते हैं, इसकी मदद से जो है हम लोग विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला जो है हमारा, ठीक है। जैसे किसी जॉब में मान लीजिए अलग आकृति काटनी है, तो उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, जॉब के बीच से कटाई शुरू करनी है, तो जॉब के बीच में ड्रिल कर लीजिए आप। चूंकि इसकी ब्लेड पतली है, ड्रिल करने के बाद इस ब्लेड को इस ड्रिल में से होते हुए गुजार दीजिए। फिर जॉब को जैसे जैसे आप घुमाएंगे, उस आकृति की टेढ़ी मेढ़ी आकृति किसी भी प्रोफाइल की आप कटाई कर सकते हैं। किसकी मदद से, कंटूर बैंड सा की मदद से। तो इसीलिए इसने कंटूर बैंड सा वाला नाम दिया था, क्योंकि अगर प्रोफाइल सा वाला नाम देता, प्रोफाइल सा वाला देता, तो आप तुरंत पकड़ लेते कि प्रोफाइल, विभिन्न प्रोफाइल को काटना है तो प्रोफाइल सा यूज किया जाएगा। लेकिन इसने प्रोफाइल सा वाला नाम नहीं दिया, कौन सा दिया, कंटूर बैंड सा वाला दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो अगर आप दोनों नाम जानते रहते तब भी आसानी से कर लेते, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।